वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 32 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो बात करते हैं स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 28 व्हिच टॉक्स अबाउट एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट्स व्हेन रिलेवेंट। तो ये बताता है कोई बुक में एंट्रीज हो रखी है तो वो कब रिलेवेंट हो जाती है। सेक्शन रीड एज एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो एंट्री चाहे आपकी टैली के उसमें हो, चाहे एक्सेल शीट में हो या फिर बुक ऑफ अकाउंट मतलब लेजर बुक में हो, एंड रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सो दीज एंट्रीज आर रिलेवेंट व्हेन they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. So सेक्शन 28 बात कर रहा है कि बुक चाहे फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, जैसे कि टैली होगी, एक्सेल शीट्स, अगर उनको रेगुलरली कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन कर रहा है तो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, बट उनकी लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू होगी बिकॉज दीज एंट्रीज आर रिलेवेंट बट दीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। और इन एंट्रीज के साथ आपके पास और एविडेंसेस भी होने चाहिए इन एंट्रीज को प्रूफ करने के लिए, जैसे कि कोई रिसिप्ट्स हो या फिर एग्रीमेंट्स हो या फिर विटनेस की टेस्टिमनी हो। तो सेक्शन 28 बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडमिसिबल बट दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट कंक्लूसिव। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए सूज बी फॉर 1000 rupees and shows entries in his accounts of books showing B to be indebted to him to this amount। अब ए क्या कर रहा है, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कि भाई बी ने मुझे 1000 रुपए देने हैं, उसके पास ऐसी एंट्री भी है बुक में, बट ये एंट्री कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि इस एंट्री के बेसिस पे बी को पनिशमेंट दे दी जाए, बिकॉज ये एंट्री रिलेवेंट है बट इसको आपको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि क्यों बी ने आपको पैसे देने, कि आपके पास कोई सा एग्रीमेंट है, कोई उसने प्रोमिसरी नोट दे रखा है आपको, ऑन व्हाट बेसिस यू आर क्लेमिंग 1000 rupees। सो ये एंट्री आपके रिलेवेंट तो है बट दीज आर नॉट sufficient। Next, we move on to section 29, which talks about relevancy of entry in public record। एक चीज जो डिफरेंस है, जो सेक्शन 28 हमारा था वो बात कर रहा था प्राइवेट या बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट सेक्शन 29 बात करता है जो आपकी पब्लिक रिकॉर्ड्स है उसमें कोई एंट्री है तो वो कैसे रिलेवेंट होगी। सेक्शन 29 में जो एंट्री आपकी कवर्ड है वो आपकी है पब्लिक बुक में, या ऑफिशियल बुक हो, या फिर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, इनमें कोई एंट्री की गई है और ये एंट्री किस चीज के बारे में हो, स्टेट कर रही है फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट, और इन एंट्रीज को लिखा या बनाया किसने किया है, बाय पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। सो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 29 के लिए, ये एक पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान ये एंट्रीज की गई हो, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली एंजॉइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब लॉ ने उस पर्सन को बोला है कि आप ये एंट्री कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोअर लेवल पे होते हैं वो पटवारी लोग होते हैं, वो डिमार्केशन करते हैं लैंड की और रिकॉर्ड बनाते हैं। सो ऐसे लोगों के द्वारा भी जो बुक रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो रिलेवेंट हो जाएगा आपका सेक्शन 29 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या डेथ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपके लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो गए, म्यूटेशन रजिस्टर हो गया, एंड जब भी टाइटल का डिस्प्यूट होगा तो म्यूटेशन रजिस्टर में जो एंट्री हो रखी है वो रिलेवेंट हो जाएंगी। आपकी एफआईआर जो पुलिस ने रजिस्टर कर रखी है वो रिलेवेंट हो जाती है बिकॉज वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है और एफआईआर इज मेंटेन्ड बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर हिज ड्यूटी। और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गए, जैसे कि आपके जीएसटी रिटर्न्स हो गए, या फिर लैंड रजिस्ट्री स्कैन्स हो गए, या फिर ऑनलाइन एफआईआर होगी, वो भी रिलेवेंट हो जाती है आपकी सेक्शन 29 के अंदर। सो एक अगर हम डिफरेंस देखें सेक्शन 28-29 में, तो सेक्शन 28 डील करता है प्राइवेट बिजनेस या रिकॉर्ड से, और जबकि सेक्शन 29 बात करता है ऑफिशियल या पब्लिक रिकॉर्ड्स की। सेक्शन 28 का आपका कॉरोबरेटेड भी होना चाहिए, मतलब alone that entry is not sufficient
एंड सेक्शन 29 में जो एंट्री है वो आपकी इंडिपेंडेंटली भी रिलेवेंट हो जाती है। एंड सेक्शन 28 आपका कोई बिजनेसमैन या अकाउंटेंट्स मेंटेन करता है इन एंट्रीज को, बुक्स को। और वहीं पे सेक्शन 29 की जो एंट्रीज होगी वो आपकी एक पब्लिक सर्वेंट या फिर जिनको लीगल ड्यूटी दी गई है उनके द्वारा मेंटेन की जाती है। सो इसलिए इंडिपेंडेंट भी रिलेवेंट हो जाती है सेक्शन 29 की एंट्रीज। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 30 की तरफ, जो बात करता है स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। तो सेक्शन 30 में जो आपके डॉक्यूमेंट कवर है वो आपके कमर्शियली पब्लिश मैप्स या चार्ट्स हैं या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैप्स या प्लान्स हैं। सेक्शन 30 रीड्स एट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स। तो स्टेटमेंट इन दोनों चीज से ही रिलेशन में होनी चाहिए। मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट जनरली ऑफर्ड फॉर सेल और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो तरीके की चीज आ गई। एक तो जो आपका कमर्शियली पब्लिश मैप है या चार्ट है जिसको बेचा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एटलस का जो मैप आता है ऑक्सफोर्ड के द्वारा प्रिंट होता है, या फिर गूगल मैप प्रिंट आउट्स, या फिर मैप्स फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया। सो बेसिकली दीज आर अवेलेबल फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। ऑन द अदर हैंड एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैप्स और प्लान्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होते हैं। जैसे कि आपका किसी टाउन की प्लानिंग मैप है, वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज बना रही है, वो रिलेवेंट हो जाता है। या फिर कोई लैंड है उसका डिमार्केशन कर रखा है और उसका एक मैप बनाया गया है बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो रिलेवेंट हो जाता है, वो तहसील में मिलते हैं ये सब रिकॉर्ड्स। या फिर जो रेलवे के रूट्स हैं कि रेलवे इसी से रूट से जाएगी, वो एक मैप बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो रिलेवेंट हो जाता है आपका सेक्शन 30 के अंदर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आ होता है कि जो विलेज ए है वो डिस्ट्रिक्ट एक्स में फॉल करता है या डिस्ट्रिक्ट वाई में फॉल करता है। तो एक सर्वे ऑफ इंडिया मैप है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, वो दिखाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्स है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये रिलेवेंट हो जाता है सेक्शन 30 में गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैप। तो सेक्शन 30 में दो तरीके के मैप आपके रिलेवेंट हो जाते हैं। एक जो पब्लिश्ड मैप है विच आर अवेलेबल फॉर सेल टू जनरल पब्लिक, और दूसरे तरीके के मैप जिनको अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है। आगे हम चलते हैं सेक्शन 31 की तरफ, जो बात करता है स्टेटमेंट एज टू फैक्ट्स ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। तो फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर क्या होंगे, जैसे कि जो कि पब्लिक को जनरली पता होते हैं या फिर जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट की बात कर रहा है। जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज होगी, या फिर कोई नई डिस्ट्रिक्ट बना रही है सरकार उसको लेके, या फिर कैपिटल चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई लॉ को हम इम्पोज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को लेके सेक्शन 31 डील करता है। तो ये बोलता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it made in a recital contained in Central Act or State Act or a central government notification appearing in the respective official gazette or in printed paper or in electronic or digital form purporting to be gazetted is a relevant fact. तो हमने देखा ये पब्लिक नेचर की स्टेटमेंट रिलेवेंट होती है सेक्शन 31 में। अब वो कंटेन होनी चाहिए आपके सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में, अब चाहे वो गैजेटेड में प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में हो ना। उसका एक एग्जांपल देखते हैं सेक्शन 31 का। सपोज करो कि एक डिस्प्यूट अराइज होता है कि 15 जून को छुट्टी थी या छुट्टी नहीं थी। ये डिस्प्यूट अराइज होता है कि छुट्टी नहीं थी या थी, तो गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली थी कि 15 जून को छुट्टी होगी, तो ये स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 31 के अंदर आपकी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 32 की तरफ। सेक्शन 32 में ये सवाल उठता है कि जो लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में कैसे प्रूव होगा, कोर्ट कैसे उन चीजों को मानेंगे। सो कोर्ट रेफर करते हैं हमारे ऑफिशियल बुक्स को या रिकॉग्नाइज लॉ रिपोर्ट्स को जहां पर फॉरेन लॉ कंटेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सपोज करो कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, डाइवोर्स का, एडॉप्शन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, तो पता होना चाहिए कि यूएसए का क्या लॉ है,
सो सेक्शन 32 अलाउ करता है कोर्ट को कि वो रिलाई कर सकते हैं पब्लिश सोर्सेज ऑफ फॉरेन लॉ को। अब सेक्शन 32 में when the court has to form an opinion as to any law of a country, any statement of such law contained in a book, printed or published, including in an electronic or digital form, under the authority of the government of such country, and to contain any such law and any report of a ruling of courts of such country contained in a book, including digital or electronic form, purporting to be report of such rulings is relevant. So सेक्शन 32 में बात करी गई है लॉ बुक्स की या फिर लॉ रिपोर्ट्स की। लॉ रिपोर्ट्स मतलब कोर्ट की जजमेंट। सो लॉ बुक को देखें, जो बुक हमें लॉ बता रही है फॉरेन कंट्री का, या फिर इसको जरूरी है कि ये ऑफिशियल हो, बुक जो है आपकी रेप्यूटेड बुक हो और उस कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर ये पब्लिश की गई हो, अब चाहे प्रिंटेड हो या डिजिटल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यूएस कोड, उसको पब्लिश करती है यूएस गवर्नमेंट, तो वो रिलीवेंट हो जाती है यहाँ पे। हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड, इसको पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। या फिर वेस्ट लॉ या लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉ या फिर लेक्सिस नेक्सिस की ई बुक्स जो आती है ऑन यूके लॉ, ये सारी रिलीवेंट हो जाती है। अब लॉ रिपोर्ट्स की बात करें, इनमें होती है पब्लिश डिसीजन ऑफ फॉरेन कोर्ट्स, जैसे कि ऑल इंडिया लॉ रिपोर्टर, जैसे कि ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्टर, फेडरल रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, वेस्ट लॉ, लेक्सिस। तो ये सारी रिलेवेंट हो जाती हैं आपकी सेक्शन 32 के अंदर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक कस्टडी का डिस्प्यूट अराइज होता है, जहाँ पे एक जो बच्चा है उसके पापा मम्मी जो है यूएसए में रहते हैं। अब कोर्ट को ये समझना है कि यूएस का लॉ क्या कहता है चाइल्ड कस्टडी के बारे में। अब जो लॉयर है वो सबमिट करता है, एक बुक पब्लिश करी गई है जो कि यूएस की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर पब्लिश हुई है, जहाँ पे कस्टडी लॉ की बात कही है। और उस बुक में एक डिसीजन ऑफ अ यूएस कोर्ट भी है। तो डिसीजन ऑफ अ यूएस कोर्ट ऑन कस्टडी ऑफ चाइल्ड एंड दैट बुक which is published under the authority of the government of that country is relevant under section 32. So section 32 हमें यही बताता है कि कोर्ट्स कैसे समझेंगे एक फॉरेन लॉ को। वो समझेंगे आपका पब्लिश ऐसी बुक से या रिपोर्ट से जो कि फॉरेन अथॉरिटी ने के अंडर पब्लिश हुई हो, या फिर रेपुटेबल लॉ रिपोर्ट्स हो, अब चाहे वो प्रिंटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल पे हो। और ये सिर्फ आपकी रिलेवेंट फैक्ट होती है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है। और ये सिर्फ हमारे कोर्ट्स को हेल्प करती है ओपिनियन बनाने के लिए ऑन द फॉरेन लॉ।